इस टेस्ट में हम इकोनॉमी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और मेनली फोकस रहेगा फ्रेमिंग पर, ना कि कंटेंट पर। ठीक है, तो कंटेंट तो आपके पास है ही, और लेकिन देखेंगे कि कैसे इनको फ्रेम किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप से आप क्या समझते हैं? तो 15 मार्कर है, 3 एस्पेक्ट होंगे इसके। भूकंप से आप क्या समझते हैं, कारणों को लिखिए, और विश्व और भारत के प्रमुख भूकंप क्षेत्रों को आप मेंशन कीजिए। तो ये प्रश्न है। तो भारत और विश्व के प्रमुख भूकंप क्षेत्रों को लिखिए। सिंपल है। फर्स्ट हम भूकंप का लिखेंगे, तो भूकंप का अराउंड 1 पेज और मे बी 1 पेज से थोड़ा कम, तो ये हम भूकंप का मेंशन करेंगे। दूसरा है कारणों पर प्रकाश डालेंगे, तो भूकंप क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय अर्थक्वेक, ये लगभग 1 पेज में। फिर उसके रीजन, कॉजेज, ये दूसरे पेज में, और तीसरे पेज में क्षेत्रों का वर्णन करेंगे, लेकिन ये इसमें लिखा है डेस्क्राइब। ठीक है, डिस्क्राइब द वर्ल्ड और इंडिया अर्थक्वेक जोन्स। तो ऐसा नहीं कि केवल या तो आप मैप बना दें दोनों का और मैप बना के लिख दें कि ये मेजर जोन्स हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं, और आप उनके बारे में कुछ लिख भी सकते हैं उसी मैप पे, अगर आप चाहें तो ये बेस्ट रहेगा। तो तीनों डील करना है, तीनों एस्पेक्ट। फर्स्ट है कि सिंपल जो वाइब्रेशन होता है, जो कंपन होता है ना, वो पृथ्वी में कंपन ही भूकंप कहलाता है, शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, तो कीवर्ड्स पे ही हमको जाना है, सिर्फ कीवर्ड्स पे, पृथ्वी का कंपन। ठीक है, तो जैसे जब हम रिवाइज कर रहे हैं चीजों को, अभी जैसे आप रिवीजन कर रहे होगे, तो सिर्फ आपको कीवर्ड्स ही लिखना है। जैसे मान लो मैंने ये रिवीजन किया इसका, ठीक है, तो मुझे कीवर्ड्स यहाँ पर लिखना है कि मैं क्या क्या इसमें डालूंगा, भूकंप क्या है। तो पहला तो कंपन या शेकिंग और वाइब्रेशन। ठीक है, फिर एनर्जी रिलीज, फिर मैं अगर और आता है तो सेस्मोग्राफ, है ना, फिर फॉल्ट एंड फोल्ड, इनका इनका मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं कि फोल्ट और फोल्ड भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से कीवर्ड्स को ही मुझे अभी लेके चलना है बस। ठीक है, तो यहां आप ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपकी ये टर्मिनोलॉजी आ जानी चाहिए। ये टर्मिनोलॉजी क्या, एक तो वाइब्रेशन, दूसरा एनर्जी रिलीज, तीसरा फोल्ड फोल्ट, है ना, और सिस्मोग्राफ एंड ऑल, है ना, और जैसे तरंगे, भूकंप तरंगे, ये सब। फिर इपिसेंटर, है ना, फोकस, ये टर्मिनोलॉजी इस पार्ट में कवर होनी चाहिए। फिर कारण, तो कारण में सिंपल दो, है ना, नेचुरल और मैनमेड, नेचुरल और मैनमेड। तो ये दोनों कारण, फिर इस दोनों में हमको पता है कि हमको क्या पॉइंट्स लिखने हैं, क्योंकि अब तो ये सिचुएशन है कि हमको पता है कि इनमें क्या क्या हमको डालना है। फिर विश्व और भारत के भूकंप क्षेत्र। अब जो वर्ल्ड के जो सेस्मिक जोन्स हैं, वो 3 मार्कर में भी इंपॉर्टेंट है, लाइक रिंग ऑफ फायर, फिर मिड अटलांटिक बेल्ट, जो सॉरी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है वो। ठीक है, और तीसरा जो अदर जोन है जिसमें अटलांटिक रिज आता है और जो अदर जोन्स आते हैं वो। तो या तो आप मैप बना दें या फिर आप जोन्स लिख दें 3। और भारत के, तो भारत का तो मैप बनेगा जो 4 जोन वाला मैप है, जो सेकंड से स्टार्ट होता है और 5th तक जाता है, क्योंकि पहले 5 जोन थे और अब फर्स्ट और सेकंड को मर्ज कर दिया है, तो 4 जोन बचे हैं अब। तो ये पूरी इसकी कहानी है और पूरा कंटेंट ये है। तो जैसे आप रिवीजन करते हो अभी, तो आपको ऐसे प्रश्न आपने पढ़ा और आपको कीवर्ड्स लिख लेने चाहिए उसी में। ठीक है, और फिर आगे बढ़ना चाहिए। फिर जैसे फिर इस सॉल्यूशन को देख लो और रिकॉल कर लो। ठीक, जैसे आपने कीवर्ड्स बना लिए, फिर इस सॉल्यूशन को देख लो, हाँ कंपन है, ऑल डायरेक्शन में एनर्जी स्प्रेड होती है, फॉल्ट है, फोकस है, एपिसेंटर है। ठीक है, और सिस्मोग्राफ मिसिंग है, तो सिस्मोग्राफ यू कैन ऐड, आप सिस्मोग्राफ को भी इसमें लिख सकते हैं। फिर नेचुरल कॉजेज हैं, है ना, अर्थक्वेक, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है, फॉल्ट, फोल्ड, है ना, फिर ये जो टेंशन फोर्सेस हैं,
ठीक है। ये तो कंप्रेसिव फोर्सेस, टेंशन फोर्सेस, तो ऐसा, तो ये आप पॉइंट जल्दी जल्दी रिवाइज करते रहो, क्योंकि अब ऐसा समय नहीं है कि आप इनकी डिटेल पढ़ोगे, है ना, और स्ट्रक्चर आपको पहले ही आ जाना चाहिए। फिर ये एग्जाम्पल आप यहां से कैरी कर सकते हो, इस एग्जाम्पल को आप ऐड कर सकते हो आपके आंसर में, और ये वैल्यू एडिशन कर सकता है। तो ये हमने या महान भ्रंश घाटी, और ये महान भ्रंश घाटी 3 मार्कर में भी हमको प्रिपेयर करनी है। लैंडस्लाइड है, मानव जनित में माइनिंग एक्टिविटीज है, ठीक है, फिर डैम्स हैं, है ना, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स हैं, फिर अदर कॉजेज में उल्कापात है, मिट्रियोट्स है, ठीक है, ये सब। तो इस तरह से ये 3 में डिवाइड कर दोगे तो देखो, और यहाँ ये आप इंपॉर्टेंट है कि हम डिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि एक को एक्सपैंड करने के। जैसे आपने मानव जनित या प्राकृतिक में 10 कारण लिख दिए, 6 कारण लिख दिए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने 3 डिवाइड किए कि नेचुरल, मैन मेड एंड अदर्स, और इसमें 2-2, 3-3 लिख दिए, दैट इज वेरी गुड आंसर, बजाय कि हम एक को बहुत ज्यादा एक्सपैंड करें, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो बैलेंस आंसर होता है। तो डायमेंशंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डाइवर्सिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि एक पार्ट को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने के, जब तक कि क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, उस पार्ट पर फोकस नहीं किया गया है कि आपको ये पार्ट एक्सप्लेन करना है, तब तक आप डाइवर्सिटी मेंटेन रखें। फिर ये भूकंप के क्षेत्र, तो पैसिफिक ओशन बेल्ट फेमस 3 मार्कर है, रिंग ऑफ फायर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको यहां आंसर दिया गया है कि आप ये 3 मार्कर में प्रिपेयर करें, और ये आप यहां पर मैप बनाएं इस तरह से, ठीक है। तो सबमर्जेंस जोन है प्लेट्स का, यहाँ प्लेट नीचे जा रही है, ये प्लेट ऊपर है, तो सफिशिएंट फ्लो ऑफ मैग्मा है यहाँ पर, ठीक। तो ये आ भी चुका है और आ भी सकता है। और ये मध्य महाद्वीपीय पेटी, इंटरकॉन्टिनेंटल बेल्ट, ये भी, इसके भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये भी 3 मार्कर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मध्य अटलांटिक पेटी या अदर जोन्स आप इसको लिख सकते हैं, ठीक। और ये यहां से लेकर है। फिर भारत का ये मैप एकदम इंपॉर्टेंट है, और आगामी मीन्स में इसकी आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और इसकी प्रैक्टिस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यू शुड ड्रॉ फर्स्ट दिस लाइन, ये लाइन आपको पहले ड्रॉ करनी चाहिए मैप पर, ठीक है। ये इस मैप को बनाने का इजी तरीका है। ये 4th जोन हुआ, ये वाला 4th जोन हुआ, फिर आपको बीच में जो ये डार्क जोन से ये 5th, ये अगर आप थोड़े बहुत, जैसे ये एकदम आइसोलेट, बहुत ही आइडेंटिफाइड जोन है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसको ड्रॉ करने में। ये वाला पूरा ही कवर हो रहा है, तो यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है। ये है, ये 2 है, तो ये सीक्वेंस में है, तो ये आपको इजीली रिमेम्बर हो जाएगा, और ये पूरा पार्ट है, तो ये भी इजीली रिमेम्बर हो जाएगा। फिर आप, तो पहला हमने 4th ड्रॉ किया, 4th फर्स्ट लाइन हमने, या फर्स्ट जोन 4th ड्रॉ किया, 5th उसके अंदर बना दिया, तो वो इजी है। थोड़ा एरर इसमें रहेगा तो चलेगा, लेकिन इसमें एरर नहीं रहना चाहिए ड्रॉ करने में। फिर आपने सेकंड ड्रॉ किया, थर्ड जो बचेगा वो थर्ड रहेगा, थर्ड ड्रॉ करना बहुत टफ है, ठीक है। सेकंड ड्रॉ कर दिया, दैट इज वेरी सिंपल, मतलब बहुत सिंपल तो नहीं है, लेकिन लाइक पेंगुइन जैसा मुंह है इसका, ठीक है। तो ये इस तरह का हमने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक। और यहाँ जोन, और ये एक जोन, इसमें थोड़ा एरर चलेगा, है ना, और जो बचेगा, क्योंकि थर्ड वाला ड्रॉ करना बहुत टफ है, तो पहले आप ड्रॉ करोगे 4th, फिर सेकंड, एंड उसके अंदर ये थर्ड वाला ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, ये अपने आप बचेगा, और ये ड्रॉ कर दोगे। तो दिस इज द वे टू ड्रॉ दिस डायग्राम, ओके। चलते हैं, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्रों का विस्तृत वर्णन करें, ठीक है। अब देखो 11 जोन है, 5 फसल क्षेत्र है, ठीक है, क्रॉप जोन्स है 5, और ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है 11, ठीक है। मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र, फसल क्षेत्र, ठीक, ये सबको याद है, लगभग सभी स्टूडेंट्स को ये याद है। अब इसमें हम एक्स्ट्रा मार्क्स लेने के लिए क्या करेंगे कि वे कैन ड्रॉ मैप, वो भी सभी बनाते हैं, ठीक है, मैप भी सभी बनाते हैं, 11 सब लिखते हैं, और 5 एग
क्रॉप जोन्स भी लिख देते हैं सब, क्योंकि ये लिस्ट अवेलेबल है हर जगह। ये टेबल जो इसमें अभी देखते हैं, ये टेबल अवेलेबल है। तो एक तो दूसरा ये हो सकता है, इस टेबल को डिटेल कर दें हम, ठीक है, कि फसल जोन ये है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, ठीक है, कृषि इलाके कौन कौन से हैं, ठीक है, जिले कौन कौन से हैं, दोनों मर्ज किए जा सकते हैं, ठीक है, मिट्टी का प्रकार, वर्षा, है ना, और ये वितरण। तो इस तरह का एक दो पैरामीटर्स इसमें ले सकते हैं, क्योंकि ये हमने इसमें इसमें बनाया है तो ये इजी लग रहा है आपको, लेकिन कॉपी में ऐसा बनाना संभव नहीं है। तो आप एक दो पैरामीटर्स इसमें से माइनस कर सकते हैं और मर्ज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे वर्षा मिट्टी को मर्ज कर सकते हैं, ठीक है, और ये क्षेत्रों और जिलों को मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लगभग सभी को पता है, सभी बनाते भी हैं। वैल्यू एडिशन इसमें हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डिफाइन एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स? वहां की क्लाइमेट, किसी रीजन की क्लाइमेट को देखते हुए कौन सी सुटेबल क्रॉप है या कौन सा सुटेबल क्रॉप साइकिल है, ये डिसाइड किया है। तो दिस इज ए हार्मोनी बिटवीन क्लाइमेट और क्रॉप। ऐसे जोन, ऐसी बेसिस पे ये जोन्स डिवाइड किए गए हैं। क्रॉप क्लाइमेट क्या? टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ये सब क्लाइमेट। एंड क्रॉप्स क्या? टाइप ऑफ सॉइल, उसका जो ग्रोइंग पीरियड है वो, है ना, उसकी रिक्वायरमेंट्स, जैसे गेहूं तो 100 डेज, फ्रॉस्ट फ्री 100 डेज, पाला रहित 100 दिन। तो ये बिल्कुल डिपेंड करेगा किस पर? क्लाइमेट पर। ऐसे ही शुगर कैन तो डिपेंड करेगा ह्यूमिडिटी पर। बिल्कुल ये रिलेशन है। तो इससे क्या और ऐसा क्यों किया गया? दो पॉइंट हैं इसके। फर्स्ट, प्रोडक्शन सही हो, उत्पादन बहुत सही हो, और दूसरा इकोसिस्टम भी कंजर्व रहे, इकोसिस्टम भी कंजर्व रहे, प्रोटेक्टेड रहे। और क्रॉप की जो फुट प्रिंटिंग है, क्रॉप का जो दबाव पड़ता है सॉइल पर, आसपास के एनवायरनमेंट पर, वो मिनिमाइज हो, है ना, और क्रॉप प्रोडक्शन सस्टेनेबल हो, क्रॉप प्रोडक्शन सतत रूप से हो, प्रोडक्टिविटी निरंतर जारी रहे, एक प्रोडक्शन का एक सर्टेन स्तर निरंतर बना रहे। तो ये जरूरी है। तो इस वजह से एग्रो क्लाइमेटिक जोन का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो वी कैन मेंशन दिस इन शॉर्ट और इन इंट्रो। कई बच्चों ने बोला कि इंट्रो लिखना जरूरी है या नहीं है, तो क्लियर कॉन्सेप्ट है, 15 मार्कर में तो लिखना ही लिखना है, स्पेस भी है, टाइम भी है। रही बात 6 मार्कर में, तो 6 मार्कर में इंट्रो और कंक्लूजन आपको हेल्प कर सकते हैं ज्यादा मार्क्स के लिए, जबकि आपके पास मेन बॉडी में अच्छा कंटेंट नहीं है। अगर आपको पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं तो इंट्रो और कंक्लूजन ही एक ऐसा अपॉर्चुनिटी हमको देता है कि हम उस मेन टॉपिक से थोड़ा साइड में उससे टच करते हुए लिख सकते हैं। थोड़ा सा जो साइड नॉलेज है वो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उसका अच्छा इंपैक्ट जाता है। तो जब हमको मेन बॉडी नहीं आ रही है, जब हमको वो जो पूछी गई है वो ज्यादा नहीं आ रही है, वो 4 से 5 पॉइंट ही बन पा रहे हैं अच्छे, तो इंट्रो और कंक्लूजन से हम उसको आंसर को बैलेंस कर सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है। और अगर आपको मेन बॉडी अच्छे से आ रही है तो कोई जरूरत नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो इसमें इंट्रो में हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन को इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे एग्जांपल भी मैं बता दूं, जैसे विदर्भ में सभी किसान शुगर कैन ग्रो करने पर तुले हुए थे, या शुगर कैन ग्रो करते थे, बिकॉज कमर्शियल क्रॉप है, व्यापारिक फसल है, और दूसरा कैश क्रॉप है, इसका अच्छा दाम मिलता था। लेकिन वो उस क्लाइमेट को या उस एग्रो क्लाइमेट जोन को सूट नहीं करता था, वह उपयुक्त नहीं था। क्यों? क्योंकि वाटर, ग्राउंड वाटर इतना नहीं था, और शुगर कैन में बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए अनसस्टेनेबल था वो, प्रोडक्शन कंटिन्यूस नहीं था, क्रॉप फेलियर था, उससे फार्म सुसाइड्स हो रही थी। तो ये सब, तो ये कहीं भी जहां आपको एग्रीकल्चर पर लिखना हो, कहीं भी आपको इसका
क्लाइमेट या इकोसिस्टम और एग्रीकल्चर का कॉम्बिनेशन बताना हो, हार्मोनी बताना हो, तो यू कैन यूज दिस एग्जाम्पल। ठीक, कंक्लूड में भी ऐसी चीजें डाल सकते हैं कि हम सस्टेनेबिलिटी बना सकते हैं, प्रोडक्शन कंटिन्यूस रख सकते हैं, ऐसी चीजें हम इसमें डाल सकते हैं। ठीक, चलते हैं आगे। ये कंक्लूजन में ऐसा, क्योंकि इसमें मेन बॉडी सफिशिएंट हो जाएगा, तो ज्यादा लिखने का जरूरत ही नहीं है इसमें। भोपाल गैस त्रासदी, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आप में से ज्यादातर बच्चे इसको लिख चुके हैं, लेकिन इसमें नया क्या। ठीक है, ये और संभावित है, पॉसिबिलिटी है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, या ये नहीं आएगा तो कुछ इस जैसी केस स्टडी तो आनी ही आनी है। तो ये जितनी भी ट्रेजेडीज हैं, आपदा है, त्रासदी है, उनको लिखने का एक मॉडल आंसर हमने बताया है यहां पर। अब जैसे देखो, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने सीधा पूछा है कि भोपाल गैस त्रासदी का आप विस्तृत विवरण प्रस्तुत कीजिए। उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला है कि आपको एग्जैक्ट इसके कारण लिखने हैं, ऐसी त्रासदी दोबारा ना हो इसके लिए क्या उपाय होना चाहिए, इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला है उन्होंने आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो आपको डिजाइन आपके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रेमिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो देखो, हमने इस इंसिडेंट के बारे में बता दिया कि इंसिडेंट क्या था, कब हुआ था, कौन कंपनी इन्वॉल्व थी, कौन कंपोनेंट, कौन केमिकल इन्वॉल्व था। ऐसे ही आप अदर जो ट्रेजेडीज आएंगी, जो अदर त्रासदी आएंगी, उसमें आप डेट लिख सकते हो, ईयर लिख सकते हो, प्लेस लिख सकते हो। ठीक है, क्या मेजर कंपोनेंट था उसका वो लिख सकते हो, गैस रिसाव हुआ था इसमें। ठीक है, कार्बाइड फैक्ट्री थी, इतने टन का गैस रिसाव हुआ, और इस टैंक नंबर में, चूंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, बहुत मेजर त्रासदी थी, भोपाल की है, एमपी की है, तो थोड़ा सा फैक्चुअल नॉलेज आपकी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपसे चेरनोबिल पूछी, तो चेरनोबिल में हो सकता है आप डेट मिस कर दें, है ना, ईयर, सिर्फ ईयर लिख दें। हो सकता है आप वहां का एग्जैक्ट लोकेशन की, रिएक्टर नंबर 3, रिएक्टर नंबर 4, ऐसी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि चेरनोबिल मतलब उतना फोकस आपका रिक्वायर, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन इसमें एक्सपेक्टेड है, क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी का आपने बहुत गहन अध्ययन किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये डिटेल्स लिखें, फिर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, बहुत लोगों की मौत गई, है ना, मतलब मौत हुई। ठीक है, बहुत लोगों ने जान गंवाई, और बहुत लॉन्ग टर्म तक उसका इम्पैक्ट रहा। एक स्टडी हुई थी अभी, जिसमें ये बोला कि भाई जैसे जो बच्चे हुए थे, गर्भवती महिलाएं जो प्रभावित हुई थी उससे, तो बच्चे विकलांग हुए। ठीक है, बच्चों में विकृतियां आई। ठीक है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी इसका प्रभाव पड़ा। ठीक है, लगभग तुरंत ही लगभग 5 से 10 हजार लोग मर गए थे कुछ ही समय में। ठीक है, फिर ये देखो, अब ये प्रभाव हमने लिख दिया, इम्पैक्ट किसी का भी, जैसे चेरनोबिल का, ठीक है, फुकुशिमा का, उज्जैन त्रासदी का, है ना, उत्तराखंड त्रासदी का क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो जनरलाइज कर सकते हैं हम। ठीक है, ये प्रभाव लिख दिया। फिर प्रोसेस अब तक कोई नहीं लिखता है, प्रोसेस, तो प्रोसेस को आप एक डायग्राम, एक फ्लो चार्ट बना के आप प्रोसेस बता सकते हैं। ठीक है, कि भाई पाइप में रिसाव हुआ, है ना, टैंक में वो वेपर गया, वाटर गया। ठीक है, फिर उनका रेफ्रिजरेटर काम नहीं कर रहा था, तो इससे वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाया था कि जो रिएक्शन हो वो आगे ना चल पाए, तो वो काम ही नहीं कर रहा था। इससे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, एनर्जी, बहुत सारी मात्रा में एनर्जी रिलीज हुई, हीट आएगा यहाँ पर। ठीक है, एनर्जी, ऊर्जा रिलीज हुई, ऊष्मा रिलीज हुई, टेम्परेचर बढ़ा और ऊष्मा रिलीज हुई। ठीक है, फिर गैसों का एक जहरीली गैस का एक बादल बन गया, फॉस्जीन कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, और ये सब बाहर आने लगी और एक बादल बन गया पूरा। ठीक है, और उस बादल जहरीली गैस थी और मृत्यु हुई। तो प्रोसेस आपको ये लिखना है। ऐसे ही आप उत्तराखंड त्रासदी में लिख सकते हैं कि बादल फटा, है ना, माउंटेन कमजोर था, माउंटेन। ठीक है, फिर वो बादल फटा, क्लाउड बर्स्ट हुआ, और उसके साथ लैंडस्लाइड मिल गया। ठीक है, तो सैलाब बना। ठीक, तो इस तरह का प्रोसेस, आप ऐसा प्रोसेस आप डिजाइन कर सकते हो यहाँ पर। 15 मार्कर में आपके पास पर सफिशिएंट स्पेस भी है। ठीक है, फिर कारण,
तो देखो आप हर त्रासदी में 2 या 3 पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हो जो मेन कॉजेज थे, और इस प्रोसेस से भी वो मेन कॉजेज रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। क्या? एक तो मेंटेनेंस की कमी थी, ठीक है, मेंटेन नहीं था तो रिसाव हुआ, और आपातकालीन व्यवस्था, इमरजेंसी सिस्टम काम नहीं कर रहा था, एक वेल प्लान्ड, वेल प्रूव्ड, वेल इक्विप्ड, वेल फंक्शनिंग इमरजेंसी सिस्टम नहीं था, आपातकालीन व्यवस्था नहीं थी। तो दो चीजों का मेजर इसमें फ्लो था। ऐसे ही आप हर त्रासदी में ऐसा आप कर सकते हो। जैसे उत्तराखंड त्रासदी, अभी हमने ट्रेजेडी अभी डिस्कस की, तो उसमें मेन था, दो कंपोनेंट मेन थे, फर्स्ट क्लाउड बर्स्ट एंड सेकंड लैंडस्लाइड। अब क्लाउड बर्स्ट एक नेचुरल इवेंट था, ये नेचुरल इवेंट था, इसलिए उत्तराखंड त्रासदी को नेचुरल प्राकृतिक घटना भी बोला जाता है। लेकिन जो लैंडस्लाइड हुई उसमें मैन मेड फैक्टर ज्यादा था, कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज से हमने उस पर्वत को और उस एरिया को बहुत ही कमजोर कर दिया था, ठीक है, ब्लास्टिंग एंड ऑल। तो इससे तो जैसे ही वाटर फ्लो हुआ एक ज्यादा मात्रा में और वो लैंडस्लाइड हो गया, तो उससे सैलाब बना और बहुत ही बड़ी घटना वहां पर हुई। तो इस तरह से आप सबका फुकुशिमा फुकुशिमा में दो चीजें हुई, सुनामी आई प्लस रेडिएशन हुआ। तो सुनामी और रेडिएशन दोनों, तो दोनों की वजह से पूरी घटना वो बनी। फिर बचाव के उपयोग और सरकार ने क्या कदम, तो क्या बचाव के और किए जा सकते, मतलब व्हाट इज द लर्निंग फ्रॉम दैट इंसिडेंट, हमने क्या सीखा उस चीज से। तो ऑन साइट ऑफ साइट हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, बांट सकते हैं, किसी में भी किसी भी त्रासदी में बांट सकते हैं आप। ऑन साइट जो बंदे वहां पर थे उनको कैसे ट्रेंड किया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, जो ना केवल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में बोला, बल्कि जो सेंदाई फ्रेमवर्क्स है उसमें भी कैपेसिटी बिल्डिंग पर, क्योंकि दे आर द फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट पीपल टू फेस दैट डिजास्टर और दैट एपिडेमिक, कि ये पहले लोग होते हैं जो उसको सामना करते हैं। तो इसलिए इनको ट्रेंड करना, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, इनमें अवेयरनेस करना, ये बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप मैं ये बोल रहा हूं, जितना भी आपदा का प्रश्न आएगा उसको सबको हम जनरलाइज करके इस तरह से लिख सकते हैं, ये सब टर्मिनोलॉजी उसमें आएंगी, इसलिए इस आंसर को इस तरह से डिजाइन किया गया है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हर क्वेश्चन में सिर्फ 30% डेटा उस संबंधित टॉपिक के चाहिए, बाकी 70% जनरल चीजें चाहिए होती हैं। तो देखो 70% में कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस, फीडबैक, ठीक है, डू और डोंट की लिस्ट, मॉक ड्रिल, दीज ऑल पॉइंट्स आर जेनरिक पॉइंट, जनरल पॉइंट, बट इफेक्टिव पॉइंट। ऐसा नहीं है कि फालतू के पॉइंट है कि साहब फंड दीजिए, है ना, लोगों को मतलब एक ढांचा बनाइए, ऐसा नहीं, मतलब जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग एक अच्छा टर्म है ना, अवेयरनेस, ठीक है, और किसके लिए, गैसों के लिए, रसायन के लिए, तो ऐसे ही सुनामी के लिए, ऐसे ही फ्लड के लिए। तो इस तरह से उससे लिंक कर सकते हैं हम, जो भी क्वेश्चन आएगा उससे लिंक कर सकते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म, तो श्रमिकों का, क्योंकि उस उद्योग में काम कर रहे थे, यहाँ जनता का, ठीक है, यहाँ पर रेजिडेंस का, जो जो वहां पर लोग रह रहे हैं उनका फीडबैक, तो ये हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। डूज और डोंट की लिस्ट होनी चाहिए, और इसको बताने के लिए मॉक ड्रिल होनी चाहिए, सब में, लगभग सभी चीजों में। जैसे अर्बन फ्लड है तो इसमें हम ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ऑफ साइड क्या, कि भागीदारी और सहयोग, जैसे सिविल सोसाइटी, ठीक है, सिविल सोसाइटी, फिर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो उनको, एनजीओज को और इन सबको प्रमोट करना चाहिए। जो इंस्टीट्यूशनल वर्क है उनमें हम क्या कर सकते हैं, ये ऑफ साइट है, ठीक है। ये भाई जैसे केवल लोगों को, ये एग्जाम्पल है, इसको आप कंसिडर करना, कि जैसे यदि लोगों को सिर्फ ये पता होता कि ऐसी आपदा के दौरान अगर हम गीला कपड़ा सर पर रख लेते हैं तो काफी हद तक उसके इम्पैक्ट से बचा जा सकता था, कि भाई गीला कपड़े से बॉडी को कवर करनी थी, ठीक है, तो थोड़ा सा बचाव उसमें हो सकता था। तो ऐसी जानकारी, जैसे सुनामी में जानकारी होती है कि अगर जब सुनामी आने वाली होती है तो तटों से
मछलियां गायब हो जाती हैं। ये परंपरागत ट्रेडिशनल नॉलेज है जो फिशरमैन्स के पास है। तो ऐसी नॉलेज को, ऐसा अवेयरनेस, ऐसी मतलब जागरूकता लोगों में होनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या गवर्नमेंट ने किया? गवर्नमेंट ने ये किया कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लाए, अथॉरिटी बनाई। ठीक है, इसमें एक स्पेसिफिक और एक निश्चित त्रिस्तरीय, है ना, 3 टायर स्ट्रक्चर हमने बनाई। फिर हमने समन्वय स्थापित किया, जो वेरियस बॉडीज हैं उनके बीच में हार्मोनी और कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश किया। लोगों को ट्रेंड किया। कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे 20 से अधिक विश्वविद्यालयों में कोर्सेज चल रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के। तो हम लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं, स्किल्ड मैन पावर क्रिएट कर रहे हैं, है ना, कुशल मानव संसाधन। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आप कुशल मानव संसाधन लिख दें, आप लिखें कि साहब इतने कोर्सेज चल रहे हैं, है ना, 20 से अधिक विश्वविद्यालयों में ऐसे कोर्सेज, ऐसी डिग्रियां दी जा रही हैं। तो उससे ऑथेंटिसिटी बढ़ती है, ज्यादा मार्क्स आते हैं। ठीक है, जन जागरूकता अभियान, जो अफवाहें हैं, है ना, उन सब से, है ना, अफवाहें, गलत सूचना, उन सबको नियंत्रण करने के लिए, उनसे बचने के लिए, ठीक है, ऐसा किया जा रहा है। तो एक तरह से इसमें सभी जो आपदा वाले प्रश्न हैं उनको हमने डील करने का प्रयास किया है। इस तरह से पहले घटना के बारे में बताई, फिर प्रभाव बताया। क्या प्रभाव? प्रोसेस आप इंक्लूड करोगे ही करोगे अब, ठीक है, कि किस प्रोसेस से ये घटना हुई। क्योंकि घटना हुई है तो प्रोसेस है ही है, और आप एक इक्वेशन बनाओगे ही बनाओगे, ठीक है, ताकि ये दिख सके कि ये 2-3 कंपोनेंट मेन थे इसमें, इस घटना के होने में। बचाव के आप डिवीजन करोगे, किसी में भी आप कर सकते हो, ऑन साइट, ऑफ साइट। कि ऑफ साइट जो हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन है, जो हमारी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ है ना, जो हमने संस्थाएं बनाई, जो हमने फंड आवंटित किया, जो हमने ह्यूमन पावर तैयार किया, वो सब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी बहुत कॉमन है कि फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, भौगोलिक विभाजन। तो सब इसमें क्या लिखेंगे? सब इसमें ये लिख देंगे कि भाई 5 या 6 तरीके से बांटा जाता है। कई 5 लिखते हैं, कई 6 लिख देते हैं। मरुस्थल को अगर आप सेपरेट कर देते हैं तो 6 हो जाते हैं। मरुस्थल को अगर आप प्लेन्स में इंक्लूड कर देते हैं तो 5 हो जाते हैं। ठीक है, ये हर कोई लिखेगा इसमें, ये कोई यूरेका नहीं है कि आपने ये लिखा तो नंबर मिलेगा। ये लिखना ही लिखना है, ये तो कंपलसरी है। ठीक है, और इनका वर्णन, ठीक है, इनका वर्णन तो मेजर चीज होती है कि इनके वर्णन आपने, एक तो मैप आपने बहुत अच्छा बनाया हो, मैप में आपने डिवीजन बता दिए हो सब, ठीक है, सुंदर सा मैप, छोटा सा, और आपने एक एक लॉजिकल डिवीजन इनका एक्सप्लेनेशन दिया हो। ठीक है, हिमालय पर्वत या उत्तरी पर्वत विभाजन, ठीक है, तो उसमें क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है, ठीक है, और कौन कौन से उसमें कंपोनेंट है। तो जैसे इसमें पूर्वांचल हिमालय हो रहेगा, ईस्टर्न हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय, ये तीनों हिमालय के पार्ट, और एक ईस्टर्न हिमालय हो रहेगा। फिर भारत का उत्तरी मैदान, तो इसके फैक्ट्स लिख दिए। देखो एमपीपीएससी में फैक्ट का इंपॉर्टेंट रोल है, तो आप या तो क्रिएट करें या आप मेमोराइज करें। अगर आपको मेमोराइज नहीं रहता है तो यू शुड क्रिएट या यू शुड इंटरलिंक फैक्ट्स। कैसे? जैसे 2400 किलोमीटर हिमालय है लंबा, तो ऑब्वियसली उसके पैरेलल में अगर ये मैदान है तो ये भी 2400 किलोमीटर ही होगा। ठीक है, ऐसा आइडिया लगाएं आप कि यार हिमालय इतना चौड़ा तो मैदान इतना चौड़ा, तो एक आइडिया, ठीक है, 7 lakhs। तो ऐसा कि भाई मैदान जब वो बनाए तो फिर कि भाई हाँ ये 7 लाख के आसपास है, ठीक है, 5.5 लाख के आसपास पेनिनसुला है। तो इस तरह का, तो आप एक इंटरलिंक स्टैब्लिश करें अगर आपको याद नहीं रहता है तो। ठीक है, फिर आप ये इसके डिवीजन को बता दें। ठीक है, फिर इनके बारे में इंडिविजुअली आप बता दें कि कौन कौन से क्षेत्र हैं। ये प्रश्न भी आप कई बार लिख चुके हो, इनके सब पार्ट। जैसे अब आपने प्रायद्वीपीय भारत लिखा, तो मेघालय और शिलोंग लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि ये पेनिनसुला है, तो यहाँ पर मालदा गैप के बाद ये शिलोंग प्लेट्यू भी है। ठीक है, मालदा गैप के बाद ये शिलोंग प्लेट्यू इंपॉर्टेंट है। तो ये यहां से प्लेट्यू और ये यहाँ का लिंक। ठीक, तो इस तरह से तो ये आपने लिखना, ये इन
पॉइंट्स को एग्जामिनर देखता है कि ये लिखा है नहीं लिखा है, और पॉइंट ठीक है पर ये पॉइंट मेजर मार्क्स होते हैं इनके, है ना। तो इनको देखने पर कि ठीक है आंसर कंप्लीट है ना। फिर तटीय मैदान ईस्ट वेस्ट दोनों, और आइलैंड्स तो दोनों लक्षद्वीप और ये। अब इसमें अलग हम क्या कर सकते थे, अलग हम इसमें कर सकते थे कि हम डिफाइन कर सकते थे कि फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या और क्या बेसिस, ठीक है, क्या बेसिस है फिजियोग्राफिक डिवीजन के। तो ये इंट्रो में हम कर सकते थे। कंक्लूजन में हम इसका सिग्निफिकेंस लिख सकते थे, किसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो फिजियोग्राफिक डिवीजन लैंड फॉर्म्स के बेसिस पे होता है, जैसे हमने कहा नॉर्थन माउंटेन जोन्स या नॉर्थन प्लेन्स, तो किसके बेसिस पे, लैंड फॉर्म्स के बेसिस पे। भैया पूरे माउंटेन है तो माउंटेन तो ये अलग ही जोन है, पूरा प्लेन है तो ये अलग ही जोन है, ठीक है। तो लैंड फॉर्म्स के बेसिस पे, प्लस मेनली तो लैंड फॉर्म है, प्लस रॉक सिस्टम रॉक साइकिल। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो आपने पेनिनसुला लिखा तो ठीक है ये तो एक ही है ना, लेकिन इसमें आपने डिवीजन क्यों किए, तो डिवीजन हमने कब ये बना, इसका जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री, और इसका रॉक सिस्टम क्या है, इसका चट्टान की व्यवस्था क्या है, एडजस्टमेंट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, उसके आधार पे हमने तीनों डिवीजन किए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम केवल ये भी लिख दें यहां पर, क्या फिजियोग्राफिक डिवीजन इज इक्वल टू लैंड फॉर्म्स प्लस रॉक सिस्टम, तो भी बहुत अच्छा इंपैक्ट जाता है। ऑल्दो इट्स नॉट कंप्लीट, बट फिर भी एमपीपीएससी के हिसाब से ये बहुत अच्छा इंपैक्ट जाता है। क्या कि फिजियोग्राफी डिवीजन इज इक्वल टू व्हाट, लैंड फॉर्म्स प्लस रॉक सिस्टम। ठीक, तो ये भी हमने कर दिया, दैट इज वेरी गुड एंड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो ये अन्यों से अलग भी है, तो आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। और जैसे ही एग्जामिनर आपका आंसर चेक करता है, स्टार्टिंग में उस आंसर का इंप्रेशन बनता है। जैसे यहाँ पर अगर कुछ अच्छा है तो मैं सोचूंगा यार ये 11 से 12 नंबर के बीच में जाएगा ये, तो मैं एक माइंड सेट बना लेता हूँ कि ये तो अच्छा आंसर जाने वाला है, एंड और मैं स्टार्टिंग से ही पॉजिटिव हो जाता हूँ उस आंसर के लिए। तो अगर बीच में थोड़ा सा डाउन भी रहता है तो भी मैं उसको ओवरलुक करता हूँ, ओवरराइट कर देता हूँ, और मैं अच्छा न, और उसमें हो सकता है अच्छे मार्क्स दे। तो ये एग्जामिनर का बिहेवियर है ना, साइकोलॉजी है जो चेंज नहीं हो सकती, और ये अपन एडवांटेज ले सकते हैं अगर हम बहुत ही कॉशियसली और बहुत केयरफुली आंसर को फ्रेम करें। ठीक है, तो ये 15 मार्कर के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक, तो अब 6 मार्कर हम डिस्कस करते हैं। पहला कन्वेंशनल क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है, मोस्ट प्रोबेबल प्रश्न भी है, आ भी सकता है। तो देखो अब 100 वर्ड्स में है और आपके साथ नई सिचुएशन ये है कि कॉपी एक अलग तरह की है, यहां तक लाइंस है 14 लाइंस। तो इस प्रश्न को हम इस सिचुएशन में कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो देखो पहला इंट्रो में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हाट इज प्लेट एंड व्हाट इज विवर्तनिक या व्हाट इज टेक्टोनिक। तो प्लेट में हम क्लियर लिख सकते हैं सतह से 100 किलोमीटर मोटा हिस्सा या सतह से 100 किलोमीटर गहराई का हिस्सा, और विवर्तनिक या टेक्टोनिक प्लेटों में आपस में गति या प्लेटों की गति, बस इतना, प्लेटों की गति, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स एंड 100 किलोमीटर एरिया फ्रॉम सरफेस, अर्थ सरफेस से 100 किलोमीटर की डेप्थ वाला एरिया, ये प्लेट विवर्तनिक हो गया, है ना। फिर इसमें बताया हमने कि क्या बेसिस है, कि सभी लैंड फॉर्म जो हैं, जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं, ये इन प्लेटों के मूवमेंट से बनते हैं, और आज भी ये प्लेटें मूव कर रही हैं या ये गति कर रही हैं। और फिर यहाँ पे हमने मूवमेंट जैसे ही इंट्रोड्यूस किया, हमने बता दिया 3 तरह का मूवमेंट है। ठीक है, 3 तरह का मूवमेंट। अब इसमें जब हम 3 प्रकार का मूवमेंट है ना, 3 प्रकार का मूवमेंट, तो यहां पर लिखा अभिसारी, अपसारी और संरक्षी,
और यहां छोटे छोटे डायग्राम बना दिए, ठीक है, अभिसारी, अपसारी और संरक्षी, और यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल डायग्राम्स बना दिए यहाँ पर, ठीक है, एग्जाम्पल्स लिख दिया, हिमालय, ठीक है, अटलांटिक और सैन एंड्रियोस फॉल्ट, तो ये तीनों लिख दिया। अभिसारी का हिमालय, अपसारी मतलब कन्वर्जेंस का हिमालय, डाइवर्जेंस या अपसारी का अटलांटिक, और संरक्षी जो है ना, ट्रांसफॉर्म जो है उसका सैन एंड्रियोस फॉल्ट, और नीचे सिग्निफिकेंस लिख दिया बस। अगर आपको ऐसा है तो एक दो आलोचना उसके पहले लिख दी, इक्वेशन बना दी, यहां पर कहीं पर बीच में इक्वेशन बना दी। देखो अब मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, हो सकता है आप इतना ही लिख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, पर हो सकता है आप शॉर्ट में लिख पाओ, जैसे प्लेट विवर्तनिक बराबर 100 सतह से 100 किलोमीटर का हिस्सा प्लस प्लेटों की गतियां, ऐसे आपने एक लाइन में ये लिख दिया, है ना, तो हो सकता है आप ज्यादा कंटेंट लिख पाओ। फिर आप इसका इवोल्यूशन बता दो कि ये कैसे विकसित हुआ, वो आप बता दो कैसे, कि पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दैट लीड टू संवहनीय तरंग सिद्धांत, है ना, संवहनीय तरंग सिद्धांत, कॉन्वेक्शनल वेव थ्योरी, ठीक, सॉरी, अच्छा वो गायब हो गया ना, ठीक है, कन्वेक्शनल वेव थ्योरी, ये दोबारा नहीं आएगा, है ना। तो हमने क्या देखा, फिर हम एक फ्लो चार्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, फिर संवहनीय तरंग सिद्धांत या कन्वेक्शनल वेव थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग और बाद में पीटीटी, बस ऐसा ये बना दिया। तो ये वैल्यू एडिशंस हैं, ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकते हैं। अगला मालवा प्लेट्यू, नेक्स्ट है मालवा का पठार, इसकी भौगोलिक अवस्थिति और भौतिक विशेषताएं। देखो मालवा के पठार के बारे में इंट्रो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, कैसे कि लावा के सॉलिडिफिकेशन से, है ना, लावा के जमाव से बना है। अवस्थिति बता दी, तो अगला पार्ट अवस्थिति होगा, कहाँ कहाँ है। तो अवस्थिति अगर आपको अक्षांश देशांतर थोड़े से पता है तो आप बता सकते हैं, लेकिन बहुत टफ है, तो आप आसपास का बता दें कि ये कहां पर है, और भौगोलिक विशेषताएं बता दें, मिट्टी, है ना, चट्टाने, पर्वत, वन क्षेत्र, ये सब भौगोलिक विशेषताएं बता दें, कॉमन क्वेश्चन है, और आप मैप बना दें, ठीक। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित आंतरिक स्थलाकृतियां, इंट्रो में आपको वोल्केनो डिफाइन करना है कि ज्वालामुखी क्या है, ठीक है, ये डिफाइन करना है। फिर यहाँ पर मैप बनाना है आपको, आप यहाँ बता सकते हो दो तरह की स्थलाकृतियां बनाती हैं, आउटर और इनर, ठीक है, या इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो यहाँ पर आप फिर वो डायग्राम बता दें और उसमें सब चीजें बता दें, बैथोलिथ, फैकोलिथ, ठीक है, ये सब डाइक वाइक ये सब बता दें, और कंक्लूड कर दें। कंक्लूड ये कर दें कि भाई जैसे कई बार ये जैसे इनसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं इन चट्टानों में, ठीक है, ये जियोलॉजिकल हिस्ट्री को बताती हैं उस क्षेत्र की वो, ठीक है, तो इस तरह का आप बता सकते हैं। गंगा अपवाह तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है, डिस्क्राइब गंगा रिवर सिस्टम, तो आप ओरिजिन, गंगा का ओरिजिन, और आप देखोगे एक ड्रेनेज सिस्टम के मैप बने होते हैं, ठीक है, कि इसकी इसमें गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरीज को बताना है फ्रॉम ओरिजिन टू एंड, ठीक, और ये कहां से निकलती है, कहां पर अंत होता है, कौन सी बड़ी ट्रिब्यूटरीज है ना, क्या क्या है और क्या क्या फीचर्स हैं, कब मैदान पे एंटर होती हैं, कब डेल्टा बनता है, ये आप इसमें बता सकते हैं, ठीक। मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, तो मिनरल्स के बारे में आप बता सकते हैं, फैक्ट लिख सकते हैं कि भाई जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है, पोजीशन क्या है, ठीक है, ये आप बता सकते हैं। और मिनरल्स की बढ़िया है, इसमें आप टेबल बना सकते हैं कि कौन कौन से मिनरल्स हैं, कौन से एरियाज हैं, और क्या प्रोडक्शन का हमारा प्लेस है, ठीक है, जैसे कोल, है ना, फिर लाइमस्टोन, ठीक है, कॉपर, मैग्नीज, ये सब। अगला नेक्स्ट चलते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है, या जो मिनरल्स का प्रेजेंस है वो इंडस्ट्रीज के लोकलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, उद्योगों के
स्थापना और स्थानीयकरण के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला आएगा कृषि का मानसून, मध्य प्रदेश की कृषि पर मानसून का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो मानसून को आपने बता दिया और आपने बोला कि 80% सोर्स है ये वाटर का, जो वाटर अवेलेबल होता है उसका 80% जो ऑन सेट मानसून है वो, बाकी लौटते हुए या पूर्वी मानसून से होता है। तो इस तरह का आपने बता दिया, बताया मैप बना के मध्य प्रदेश का, और बताया कि साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर घटती है। यहाँ पर दोनों विंड्स मिलती हैं, अरेबियन और बे ऑफ बंगाल की विंड्स यहाँ पे मिलती है। एवरेज रेनफॉल लिख दिया और आपने बता दिया कि किस किस तरह से ये है। तो आपने बता दिया कि भाई रिचार्ज में है ना, फिर टाइमली इरिगेशन में कि भाई जैसे फसलों को पानी मिल जाता है तो उसमें दोनों वेस्टर्लीज है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और ये मानसून, जैसे सोयाबीन वीट साइकिल तो पूरा इसी पे डिपेंड है। ठीक है, कपास वीट साइकिल इस पे डिपेंड है। तो ये सब आप इसमें बता सकते हो। जम्मू कश्मीर बाढ़ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो अर्बन फ्लड क्यों बढ़ रही है, क्या ये इंट्रो में आप लिख सकते हो अर्बन फ्लड के बारे में, शहरी बाढ़ के बारे में, और मेन बॉडी में आप J&K के बारे में पूरा लिख सकते हो कि भाई ये जो श्रीनगर बसा है एक लो लाइंग जोन है, जो एक लेक है जो अवसादों से भर गई थी, वहां पर प्लेन्स बने और वहां पर ये बस आउट हुआ। झेलम नदी और कई सारी नदियां वहां से गुजरती हैं। जैसे ही ज्यादा बारिश हुई, चूंकि अब एनक्रोचमेंट ज्यादा हुआ है ना, जल ये नदी के जाने के लिए पासेज नहीं है। जो ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज थी लाइक स्मॉल लेक्स, छोटी झीलें, तालाब है ना, नाले, ये सब अब समाप्त हो चुके हैं, एनक्रोचमेंट हो चुका है। तो जब ज्यादा पानी आता है तो वो रिहायशी इलाकों में आता है और वो अर्बन फ्लड का कॉज बनता है। यही कारण रहा था J&K का भी। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि सिटी प्लानिंग है ना, और ये कि भाई J&K में तो प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, बसावट है ना ड्रेनेज पैटर्न के अनुसार होनी चाहिए। ड्रेनेज पैटर्न को मतलब हर तरह का ड्रेनेज पैटर्न और इमरजेंसी ड्रेनेज पैटर्न की व्यवस्था होनी चाहिए। बड़े बड़े ड्रेनेज होनी चाहिए जो इमरजेंसी की सिचुएशन में वहां से वाटर पानी निकल सके। ठीक है, मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन सेम करेंगे जैसे हमने 15 मार्कर किया था, उसी तरह से इसमें करेंगे। भौगोलिक विभाजन को लिख सकते हैं और जितने भौगोलिक विभाजन है डायग्राम और उनकी टेबल बना सकते हैं। NDMA के कार्यों और उद्देश्यों, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो इसका एक्ट लिखेंगे 2005 का। 2005 का जो एक्ट है वो हम लिखेंगे है ना, और स्ट्रक्चर लिखेंगे कैसे इसका स्ट्रक्चर है, और फिर कार्य और उद्देश्य लिख देंगे। उद्देश्य तो है कि भाई डिजास्टर को रोका नहीं जा सकता, वी कैन नॉट प्रिवेंट डिजास्टर्स और वी कैन नॉट स्टॉप डिजास्टर्स, ये तो आएंगे, दीज आर ए मेसिव नेचुरल इंसिडेंट्स। मैन मेड को हम रोक सकते हैं, मैन मेड को रोक सकते हैं भाई प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर मेंटेनेंस और इनके साथ, लेकिन नेचुरल को हम नहीं रोक सकते। तो नेचुरल के रोका नहीं जा सकता तो उसकी इंटेंसिटी कम की जा सकती है, उसकी तीव्रता कम की जा सकती है। तो तीव्रता कम करने के लिए ही मैनेजमेंट आता है। तो उद्देश्य क्या है कि हम मैनेज कर सके ऐसी इंसिडेंट्स को, हम तैयार रह सके इनके प्रति और हम नुकसान को मिनिमाइज कर सकें। तो एक डिजास्टर मैनेजमेंट का साइकिल बना है जिसमें स्टेप्स हैं कई सारी, नेट पे मिल जाएगा आपको। जस्ट डिजास्टर के बाद है रिकवर रेस्पॉन्स, फिर रिकवरी, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस तैयारी। तो ये साइकिल आप बना सकते हैं। ठीक, फिर आप इसके कार्य, तो कार्य तो है कि कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रॉपर इक्विपमेंट्स, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, मॉक ड्रिल, अवेयरनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, ये सब मैकेनिज्म स्टैब्लिश करना, कोऑपरेशन। कंक्लूड कर सकते हैं कि काफी सहायता मिली है इसमें। ठीक है, और हमेशा आप एकदम कुछ अगर आपको और याद नहीं है तो आप इस चीज को मेमोराइज कर सकते हैं कि जो उड़ीसा में जो मेजर साइक्लोन आया था जिसमें 1 लाख से ऊपर लोग हताहत हुए थे, और अभी जो बहुत सारे उसी मैग्नीट्यूड के या उससे भी बड़े साइक्लोन आए लेकिन जिसमें
एकदम नील या बहुत ही कम कैजुअलिटीज हुई, तो वो एग्जांपल दे सकते हो आपकी इतना इंप्रूवमेंट हुआ है। ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो, यू कैन मेक, जैसे आप 3 इंसिडेंट याद रख लो, एक 90s में, लेट 90s में जो आया था, है ना, उड़ीसा का, कि भाई उसमें मेजर कैजुअलिटीज हुई थी, फिर एक बीच का, कोई भी पॉइंट याद रख लो, और फिर एक अभी का, तो कि ये कमी है कैजुअलिटीज में टाइम के साथ साथ, तो डिजास्टर मैनेजमेंट ने ये किया है। 2005 यहाँ एक टाइमलाइन बना दो जहां डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी स्टैब्लिश हुई है, तो ये किया है इसने, तो आप ये ग्राफ से दिखा सकते हो। अगला है भूजल से क्या तात्पर्य है, भूजल प्रबंधन के लिए क्या प्रयास। व्हाट इज ग्राउंड वाटर, तो एक्वीफर्स जो है, जो भूमि, जो सतह के नीचे, सरफेस के नीचे जो है वाटर, वो इसका मेन सोर्स है रेनफॉल, मेन सोर्स, उसी से ये आता है ना, पर्कुलेट होता है, ठीक है, ये भूमिगत रिसाव होता है और उससे ही जाता है। इसका जो, इसको रिचार्ज करने के जो सबसे इफेक्टिव था, वो था दलदल, वेटलैंड्स, सबसे इफेक्टिव, इसको रिचार्ज करने का सबसे इफेक्टिव था वेटलैंड्स, ठीक है, तो ये हमने बता दिया। अगर आपके पास डाटा है कि क्या भूजल का क्वांटिटी है, वॉल्यूम है और ये सब, तो वो बता सकते हो, ठीक है। प्रबंधन के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो देखो अब इसमें ये बनता है कि भूमिगत जल क्या है, इसके बारे में सोर्स बता दिए, फिर सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है प्रबंधन के प्रयास, ठीक। तो इसमें देखो, अब कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, बीच में बता देते हैं चैलेंजेस क्या क्या है, तो उससे फिर एक फ्लो जमता है कि यार क्यों मैनेज किया जा रहा है इसको, कि भाई तेजी से कमी हो रही है, ठीक है, अराउंड 3 मीटर पर ईयर कुछ क्षेत्रों में, फिर पॉल्यूट हो रहा है, पॉल्यूट क्यों, आर्सेनिक फ्लोराइड, है ना, और कोस्टल एरियाज में ओशियन वाटर का लीकेज हो रहा है, तो पूरा सैलाइन वाटर हो जा रहा है, ठीक है, इस तरह से कई सारे मैनेजमेंट है ना, इसका मिसयूज हो रहा है, इस तरह से, है ना, रिचार्ज की रेट घटी है, ऐसा कई बता देते हैं। कई क्या करते हैं, यहाँ प्रबंधन पूछा है, क्योंकि अब उतनी जगह नहीं है 6 मार्कर में, तो अगर प्रबंधन बताते बताते यहाँ डैश लगा के बता देते हैं क्यों कर रहे हैं, जैसे कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बिकॉज बहुत तेजी से, लगभग कुछ क्षेत्रों में 3 मीटर पर ईयर की रेट से कम हो रहा है, तो कंबाइंड कर दिया हमने। फिर दूसरा कि कंजर्वेशन, क्वालिटी मैनेजमेंट पे बल दिया जा रहा है, क्यों, क्योंकि पॉल्यूट हो रहा है, लाइक आर्सेनिक फ्लोराइड, है ना, सेलाइन वाटर, इस तरह से कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स लाइक रामसर, ठीक। तो इस तरह से दोनों चीजें साथ में, ये हमने मैनेजमेंट के आर्गुमेंट दिए, ये एग्जांपल दे दिए, तो इस तरह से बहुत अच्छा आंसर बनता है। और कंक्लूजन में कुछ भी जो अच्छे, जैसे लाइक वाटरमैन राजेंद्र सिंह, है ना, या कोई भी पीपलांतरी गांव, ठीक है, या फिर कहीं पर अभी जैसे जो यूट्यूब पर हमने वो एग्जांपल्स डिस्कस किए थे, उसमें था कि बैरन लैंड को कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप ने फर्टाइल लैंड बनाया, कैसे वाटर सरप्लस, तमिलनाडु में जो मकान बनाने की परमिशन है उसके साथ ही आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट बनानी पड़ती है, इस तरह का अपन दे सकते हैं इसमें, तो कंक्लूड पॉजिटिव वे में कर सकते हैं कि अच्छा काम हो रहा है। वायुमंडल संरचना को सचित्र सचित्र समझाइए, तो हर कोई बना देता है इसमें, कि भाई जैसे अर्थ बनाया, ठीक है, ये पोल्स हैं, दीज आर पोल्स, नॉर्थ साउथ इक्वेटर, ठीक है, तो यहाँ 8 किलोमीटर या 18 किलोमीटर, है ना, और ये 8 किलोमीटर, ऐसा बना देते हैं, वेरियस लेयर, ओजोन्स ओजोन्स ये सब बना देते हैं। कुछ फैक्टर आप इंक्लूड कर सकते हो कि वायुमंडल की संरचना कैसे बनी है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये आप बता सकते हो इनिशियली, व्हाट ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसमें दिया है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का मेजर कंट्रीब्यूशन है, कोरिलियस फोर्स का मेजर कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स का है ना, कि भाई पोल्स पे 8 ही किलोमीटर है, बिकॉज ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है, यहाँ पे कोरिलियस फोर्स ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए ऊंचा है, ठीक है, एंड फ्रिक्शन बिटवीन एयर्स, है ना, फ्रिक्शन, तो इन तीनों ने मेजर डिसाइड किया है इसको, ठीक है, डेंसिटी या फ्रिक्शन, है ना, या एटॉमिक या गैसेस पार्टिकल, इन सब ने, तो ऐसा हम
स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर लिख सकते हैं कि ये संरचना कैसे बनी, क्योंकि हम संरचना को सचित्र वर्णन कर रहे हैं, विद डायग्राम स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। बट एक लाइन में क्या हो गया, यही इंट्रो हो जाएगा हमारा। एक लाइन में क्या हो गया कि हम इसका स्ट्रक्चर क्यों बना या क्या मेजर फैक्टर है वो हम बता दें। ताप विद्युत उत्पादन पर प्रकाश डालिए। कंक्लूजन ही ऐसे प्रश्नों में ना भी लिखे तो चलेगा। कंक्लूजन, ताप विद्युत उत्पादन पर प्रकाश डालिए, थ्रो लाइट ऑन थर्मल पावर प्रोडक्शन इन इंडिया, इन एमपी। तो आप बता सकते हो कि कौन कौन से तरीके हैं, क्या है विद्युत उत्पादन। तो वाटर है ना, ये बांट सकते हो, रिन्यूएबल, ट्रेडिशनल, नॉन रिन्यूएबल, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, जो भी है, ठीक है, ये आप डाल सकते हो। और आप क्वांटिटी मतलब मेगावाट्स अगर लिख दें तो ज्यादा इफेक्टिव है। भूमि सुधारों का संक्षिप्त विवरण दीजिए, ठीक है। तो ज्योग्राफी में पूछा है, इकोनॉमी में नहीं पूछा है, ठीक है। तो आप एग्रीकल्चर टर्म्स में इसको लिखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय भूमि सुधार, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स। तो ओनरशिप और एक सीलिंग, दो चीजें मेनली सीलिंग है, क्या कि भाई पर पर्सन एक इतनी मात्रा से ज्यादा भूमि नहीं होनी चाहिए, दैट इज लैंड रिफॉर्म्स मेजर। बाकी तो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं, लाइक इरिगेशन है ना, और ये पट्टा वट्टा, ये सब उनके डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटलाइजेशन, ये सब वो सब है, ठीक है। तो मेनली सीलिंग था और ओनरशिप सुनिश्चित करना था। तो ये दोनों में, और फिर आप विवरण दे देते कि कैसे स्वतंत्रता के जस्ट बाद, आफ्टर जस्ट इंडिपेंडेंस, कैसे कैसे इसको किया, कैसे चला है भूदान उदान और ये सब, और मेजरली क्या चैलेंजेस रहे, और अभी वर्तमान में इसमें क्या किया जा रहा है हमने, है ना। तो इस तरह का आप ये लिख सकते थे, ठीक। आज के लिए इतना ही इसमें है। 3 मार्कर हम आपको बता सकते हैं, 3 मार्कर के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे जो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहेंगे। टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें, उसको रेगुलर विजिट करें, क्योंकि उस पर आगामी दिनों में उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डाले जाएंगे, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अब अगला लेक्चर जो यूट्यूब पर या जो लाइव रहेगा वो रहेगा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं एमपी के बारे में, एनजीओज, कोई बढ़िया डिस्ट्रिक्ट जिसने अच्छा परफॉर्म किया हो, अच्छे अच्छे स्टेप्स किसी ब्यूरोक्रेट ने लिए हों, ठीक है। ये सब चीजें और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा वो हम डिस्कस करेंगे अगले वाले। थैंक यू।